नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कल होली है और उसके तुरंत बाद 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा को नई सरकारें मिल जाएंगी। लेकिन सवाल तो ये उठता ही है कि जब 10 मार्च को नतीजे आ गए तो सरकार गठन में इतनी देरी क्यों, जबकि पंजाब में तो नए मुख्यमंत्री ने काम भी संभाल लिया है। दरअसल ये नई बीजेपी की नई सोच का हिस्सा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन में समय लगने के पीछे बड़ा कारण यह है कि पार्टी नेतृत्व इन सरकारों के माध्यम से भविष्य के प्रदर्शन की योजना बना रहा है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि इन चुनाव परिणामों से 2024 का संकेत मिल गया है। अब बीजेपी की कोशिश है कि सरकार का गठन इस तरह हो कि न केवल मौजूदा वोट को मजबूत किया जाए, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी अपने प्रदर्शन को बरकरार रख सके। इस तरह की टीम बनाई जाए। इसके लिए पीएम के साथ कई बैठकें हुई जिसमें कि रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। सभी जीते हुए विधायकों का चारों ही राज्यों में डेटा तैयार किया गया। मंत्री बनाते समय जाति क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन रखने की बात कही गई है। युवाओं को, महिलाओं को, उच्च शिक्षा वालों को प्राथमिकता देने की बात है। अगले 25 साल के लिए पार्टी को और देश को नेतृत्व मिले, इस तरह से नेतृत्व तलाशने की कोशिश है। प्रदर्शन के आधार पर कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी संभव है। हारने वाले पार्टी छोड़ने से यूपी में अभी फिलहाल 15 मंत्री पद खाली थे और इनमें अब 5 अगर आप ड्रॉप भी कर देते हैं तो करीब 20 नए चेहरों की जगह रहेगी। अनुसूचित जाति, खासकर जाटो वर्ग का ध्यान रखने की बात सूत्रों के मुताबिक की गई है। उप मुख्यमंत्री का पद उत्तर प्रदेश में बरकरार रखने का संकेत भी दिया गया है। अनुसूचित जाति से डिप्टी सीएम या फिर स्पीकर संभव है। बेबी रानी मौर्य के लिए बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा हो रही है और वहीं ओबीसी डिप्टी सीएम के लिए केशव प्रसाद मौर्य चूंकि हार गए तो इसलिए स्वतंत्र देव का नाम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। चुनाव जीतने वाले पूर्व अधिकारियों को जैसे कि AK शर्मा, राजेश्वर सिंह, इनमें से किसी को जगह मिल सकती है और पश्चिमी यूपी से कुछ नए चेहरों को जगह मिलने की बात है। पूर्वांचल के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार होगी। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी इसी तरह से मिलती जुलती रणनीति बनाई गई है। तो सवाल है कि क्या 2024 को ध्यान में रखकर सरकारें बनाने की बीजेपी की रणनीति कामयाब होगी? चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता सत्यपाल जैन साहब और कांग्रेस से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जैन साहब आपके पास आऊंगा। 10 मार्च को नतीजे आए, जश्न भी हो गया, लड्डू भी बट गए, सब कुछ हो गया, होली भी खेल ली। 10 तारीख को कल फिर होली है। इतना लंबा समय क्यों लग रहा है सरकार गठन में? देखिए, कोई 7-8 दिन का समय है, को बहुत लंबा समय है ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे दूसरी पार्टी है, जब भी कोई वो अपना निर्णय लेती है सरकार बनाने का, सरकार गठन करने का, उस स्थिति में वो सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद निर्णय लेती है। कौन कौन लोग चुनाव में हारे, कौन कौन जीते, इस क्षेत्र में क्या प्रदर्शन रहा, जो वहां के डिफरेंट सब रीजन्स हैं, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में आते हैं। उनको सामने रखते हुए हर पार्टी अपना निर्णय करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हो, डिले का कोई कारण इसलिए नहीं है और पंजाब में जल्दी सरकार आने का कारण जो था वो बाकी जगह नहीं है। पंजाब में जो सत्तारूढ़ दल था वो हार गया और उसकी जगह एक दूसरी पार्टी की सरकार आई, इसलिए उनका हमेशा यह प्रयास होता है कि हम जल्दी से जल्दी सत्ता संभालें ताकि जो लोग पहले दूसरी पार्टी के लोग सत्ता में हैं उनसे हम अपनी संभाल सकें। इन चारों राज्यों में बीजेपी के ही मुख्यमंत्री आने हैं, बीजेपी की ही सरकारें आनी है, इसलिए 2-4 दिन अगर आगे पीछे हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी ऐसी ये विषय है जिसको लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता है। ठीक है, हर पार्टी अपनी प्राथमिकताएं अपनी नीति के अनुसार तय करती है, भाजपा भी कर रही है। ठीक है अभय जी, क्या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? आपको लगता है कि ये जो देरी हो रही है ये सामान्य है, ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, या फिर जो रणनीति जिस पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, इतनी लंबी लंबी बैठक खुद पीएम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए पार्टी को तैयार किया जाए, यानी एक चुनाव खत्म होता नहीं है उसके बाद दूसरे बड़े चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट जाती है। क्या आप इस नई राजनीति को, नई बीजेपी को का मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं? अखिलेश जी, पहली बात तो सभी प्रांतों में जो सरकारें जीती हैं उनको शुभकामनाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अगर जल्दी गठित कर ली जाती है तो अच्छा गवर्नेंस सरकारें दे पाती है। भारतीय जनता पार्टी में एक अंतर्कलह पहले भी खास करके उत्तर प्रदेश में देखने को आई थी कि एक अरविंद शर्मा जी को प्रधानमंत्री जी चाहते थे वहां पर अपॉइंट कराना
और योगी जी सहमत नहीं थे कुछ मंत्रियों को लेकर, उन्होंने फोन तक उठाना बंद कर दिए थे योगी जी ने, सोशल मीडिया साइट से मोदी जी के सारे फोटो हटा दिए थे। ये सारे बीजेपी के सूत्रों ने आपको जानकारी दी है या अखबार की खबरों से आप बोल रहे हैं पढ़ के? क्योंकि काफी जानकारी आप बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो फोटो हटाए थे वो तो सबने देखा था। हाँ। प्रधानमंत्री जी के फोटो हटाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के वहां सब जगह फोटो लगा दिए थे, ये सब लोगों को जानकारी थी। तो एक अंतर्कलह है, आज भी ऐसा लगता है, क्योंकि यहां द्वंद्व इस बात का है कि मोदी जी बनाम योगी जी, एक तबका है जो योगी जी को आगे प्रोजेक्शन देना चाहता है, तो वो एक अंतर्कलह है जिससे उत्तर प्रदेश का विकास बहुत प्रभावित होगा। उत्तराखंड में जहां तक प्रश्न है तो मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हार गए हैं, वहां की परिस्थितियां भिन्न है, गोवा की परिस्थितियां भिन्न है, लेकिन जल्द से जल्द सरकारों को ये कह रहे हैं तो उल्टा होना चाहिए। जहां पहले सरकार अगर वापिस आ जाती है तो उसका तो गठन मंत्रिमंडल का तुरंत हो जाना चाहिए। पंजाब में तो चूंकि हम लोगों के बाद सरकार वहां पार्टी की आई है, तो ये मुझे लगता है जल्द से जल्द गठन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और सुचारू रूप से विकास के कार्यों को अग्रणी भूमिका देनी चाहिए। अंतरकलह को जल्द समाप्त करना चाहिए और काम प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो सत्यपाल जैन साहब, आपने सुना होगा अभय जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की अंतरकलह है। हालांकि उत्तर प्रदेश का उन्होंने कई वाक्यों का जिक्र किया, कई नामों का जिक्र किया, लेकिन एक बात जो जरूर सामने आई है पिछले 10 दिनों में कि चाहे मणिपुर हो या फिर गोवा हो, इन दोनों ही राज्यों में जो आपके मौजूदा मुख्यमंत्री थे, इनके अलावा भी कई दावेदार हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और उत्तराखंड, जहां पर कि आपके अपने ही मुख्यमंत्री हार गए, उन्हें दोबारा बनाया जाए या फिर किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाए, ये सारे प्रश्न हैं जो बीजेपी अभी तक हल नहीं कर पाई है। देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। ये हमारे विरोधियों की कोरी गप कल्पना है कि अंतरकलह है, ये है, वो है। इस सारी अंतरकलह के बावजूद भी हम चारों राज्यों में वापस आए हैं, और जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई अंतरकलह नहीं है, उनकी सरकार अब बहुत बुरी तरह से पंजाब में पराजित है। दूसरा, जहां तक आप बात कर रहे हो दावेदारी, भारतीय जनता पार्टी है एक लोकतंत्रीय पार्टी है। किसी के मन में बात आ सकती है कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, कोई गलत बात इसके अंदर नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में मन में आशा, आशंका या आकांक्षा पैदा होना यह स्वाभाविक होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। प्रदेश के लोग बैठते हैं, केंद्र के लोग बैठते हैं, जैसे आपने स्वयं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठ के ले रहे हैं, स्वयं सबसे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद आम राय से सबसे बात करने के बाद निर्णय आते हैं। आपको याद होगा पिछले बार इसी उत्तर प्रदेश में जब श्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने मुख्यमंत्री बनाया गया था, योगी जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, सारे विधायकों से सबसे बात करने अंतिम क्षण तक जाकर आम राय से मुख्यमंत्री बने और बहुत अच्छी सरकार 5 साल उन्होंने चलाई। कांग्रेस के लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये घर में बैठकर अब ये जो बहानेबाजी है ना कि नहीं जी वो तो जी उनकी अंतरकलह से नहीं कर पा रहे, कोई अंतरकलह नहीं है। यूनानी मसली निर्णय आएगा, आपके सामने आएगा, सरकारें बनेगी। अच्छा, ये अंतरकलह की बात 14, 17, 19, 22 में जीते, 24 में भी जीतेंगे। चूंकि अंतरकलह की बात आ ही गई है, अभय जी आपने जिक्र किया, तो एक जो खबर पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है कांग्रेस के भीतर की, G23 वाली, इस समय हम जब बात करें तब भी आज फिर से वो बैठक हो रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र मानेंगे आप, या वाकई आपको लगता है कि गहरी समस्या का हिस्सा है? नहीं, जैन साहब जो अंदरूनी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो अखिलेश जी आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये कहते हैं कि वो निर्णय लेता है। सवाल तो G20 के बारे में पूछा है, उन्होंने सवाल G20 के बारे में पूछा है। अभय जी शायद जवाब नहीं देना चाह रहे। जी अभय जी अपनी बात पूरी कर लें। उसका जवाब दूंगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय लेता है, जिसमें एक कोई चुनाव नहीं होता, 11 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, और ये सब जानते हैं कि अकेले प्रधानमंत्री जी मोदी जी निर्णय लेते हैं। और योगी जी का जिक्र किया तो केशव प्रसाद मौर्य रेस में थे उस समय, तो योगी जी नाराज होकर अलग बैठ गए थे, वो मुख्यमंत्री बने। खैर, जहां तक G23 का प्रश्न है तो ये आंतरिक लोकतंत्र का परिचायक है, लेकिन फिर भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, वो सारे नेता कांग्रेस पार्टी के अपने चुनावी क्षेत्रों में वो ध्यान दें। पहले भी हमने कहा था G23 का जिक्र ऐसा तो कोई ये मीडिया का क्रिएट किया हुआ G23 है, लेकिन हमने उन्हें कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव में आप दृढ़ता से लगिए, देश की अपेक्षा और आकांक्षाओं पर खरा उतरिए। हमें प्रतिपक्ष में बैठने का अवसर दिया, इसलिए समालोचना करना हमारा अधिकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारें जनता के हित के लिए अच्छा काम करें और जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल का गठन करे। और हर बार ये प्रोजेक्शन दिया जाता है कि देर इसलिए हो रही कि हम
बेहतर लोगों का चुनाव कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का गठन हो जाने पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि किन लोगों को आपने अवसर दिया है काम करने का। लेकिन क्या ये जैन साहब, आप तो चूंकि कानून के भी जानकार हैं, संविधान के भी जानकार हैं, क्या ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए कि उनके मंत्री कौन बने, बजाय इसके कि ऊपर से थोपा जाए? देखिए, जो संवैधानिक स्थिति है उसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं आर्टिकल 164 में, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। यह संविधान की स्थिति है, कानूनी स्थिति। लेकिन यह देश की आज की नहीं, लोकतंत्रीय मर्यादा की परंपरा है कि क्योंकि लोग सिर्फ व्यक्ति को वोट नहीं डालते, पार्टी को भी वोट डालते हैं, और ये सब पार्टियों में है, चाहे रीजनल पार्टी है चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, कि वो मुख्यमंत्री का निर्णय करते समय, मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसका निर्णय करते समय सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। आपको याद होगा 1967 में एक बार जब क्राइसिस आया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, जिन्होंने कामराज प्लान दिया कि सारे मंत्री त्यागपत्र दे दें और फिर प्रधानमंत्री निर्णय करें कौन आएगा। और यही परंपरा कांग्रेस में भी है, जहां इनकी सरकार थी उन्होंने वो भी सबसे बात करने के बाद ही करते हैं निर्णय कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन मंत्री होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब और अभय दुबे जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और आपको बता दें कि कू पर भी हमने ये सवाल पूछा था, कू पर भी इसकी चर्चा हुई थी, और जिस पर जो कई हमारे यूजर्स हैं कू के ऊपर, उनकी टिप्पणियां भी आई है, वो भी हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे कि आखिर जो बीजेपी सरकार गठन के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है उसके बारे में कू यूजर्स क्या सोचते हैं। तो संधानी राजखोवा ने पूछा है कि क्या 2024 के चुनाव के लिए विकास मुख्य मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये कू पर उन्होंने अपना प्रश्न पूछा है। एक और जो यूजर हैं कू के, उनकी एक कमेंट भी आई है, एबी मोजन साहब, उन्होंने कहा है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, जनता की आंधी ने बड़े बड़े नेताओं को ध्वस्त कर दिया है, जो हमने पिछले दिनों पंजाब में देखा। पिछली सरकारों ने भी रणनीतियां बनाई जो कामयाब नहीं हुई हैं। तो ये कू पर टिप्पणी आई है आज के विषय के ऊपर। और फिलहाल खबरों की खबर में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद G23 की बैठक आज एक बार फिर से 24 घंटों में दूसरी बार मिल रहा है कांग्रेस के असंतुष्टों का समूह G23। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद असंतुष्ट खेमे की आज एक बार फिर से बैठक हो रही है। पिछले 24 घंटे में यह दूसरी बैठक है। इस बैठक में आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी और आज राहुल गांधी से उनकी मुलाकात से चर्चा फिर गर्म हुई है कि क्या कांग्रेस के भीतर सुलह की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि राहुल से मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे गुलाम नबी आजाद के घर पहुंचे थे।